चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो आपके प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, क्या इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में कोई और आपके जुडिशियल का जजमेंट आया है इसको लेके? जैसे ये मामला क्यों आपका उभर रहा है, बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिना स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किसी लॉ को पास किए हुए अध्यादेश से ही सरकार चलाया जा रहा था, और अध्यादेश के माध्यम से कई सारे अधिनियमों को लागू किया गया था। कोई 1 साल से लेकर 14 साल तक वैलिडिटी उनकी बना के रखी गई थी। मतलब राज्य की विधायिका में बहस ही नहीं होता था, बार बार उसी अध्यादेश को पुनः राज्यपाल के द्वारा पारित कर दिया जाता था। तो सवाल ये उठता है कि बार बार अध्यादेश का अगर आप उपयोग कर रहे हैं विधेयक को पास करवाने के लिए, और संसद में नहीं उसको पास करवा रहे हैं या राज्य विधायिका में नहीं पास करवा रहे हैं, तो क्या ये संसद की या राज्य विधायिका की जो सीमित शक्तियां हैं, लॉ मेकिंग की पावर की जो शक्तियां हैं, उनके ऊपर आघात नहीं है? तो इसके ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस जजमेंट को आप लोग किस नाम से जानते हैं? DC वाधवा केस। तो DC वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर या आपके ये केस आपका है DC वाधवा केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार बार अध्यादेश को पारित करवा रहे हैं और संसद में इसको नहीं लेके जाएं या राज्य विधायिका में लेके नहीं जाएं, जैसा कि बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका देखने को मिला कि कुछ अध्यादेशों को बार बार पुनः पारित करवाते हुए उनकी वैधता 1 साल से लेकर 14 साल तक बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन है, दिस इज वॉयलेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्योंकि विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधायिका के पास। राज्यपाल की या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अस्थायी शक्ति है, सीमित शक्ति है, उसी का आप बार बार उपयोग कर रहे हैं और बार बार उसके उपयोग से आप अध्यादेश का निर्माण कर रहे हैं और देश को या राज्य को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाएगा कि संविधान का उल्लंघन है। दिस इज वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आप देख सकते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और कहा कि अगर बार बार ऐसा आप कोशिश करिएगा, प्रोमुलगेट करिएगा, तो ऐसे लॉ को हम क्या करेंगे? ऐसे लॉ को हम नल एंड वॉइड आपके डिक्लेयर कर देंगे। तो ये मेजर आपका केस आया है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, DC वाधवा केस। 2 केसेज आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को लेके। एक केस आया है RC कूपर केस और एक केस आपका आया है DC वाधवा वाला केस। 2 केसेज आपके आए हैं। ठीक है, तो यही बात आपको जानना है बस कि DC वाधवा वाले केस में आपका कहा गया है कि अगर ऑर्डिनेंस को बार बार आप पास कर रहे हैं बिना पार्लियामेंट के पारित किए हुए या स्टेट लेजिस्लेचर के पारित किए हुए, तो ये वॉयलेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब एक सवाल और बनता है जो आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑर्डिनेंस इज अ नेसेसरी इविल। एक आपका सवाल मीन्स में बन सकता है कि अध्यादेश एक आवश्यक बुराई है। ऑर्डिनेंस इज अ नेसेसरी इविल, अध्यादेश एक आवश्यक बुराई है, यह सवाल आपका बन सकता है। तो क्या इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि क्या अध्यादेश एक आवश्यक बुराई है? क्या बातें आपको देखना है, क्या समझना है, ऐसा सवाल आपका बन सकता है। तो इसमें क्या आप लिखिएगा, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों आपको बताना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष दोनों बताना पड़ेगा। तो पहले पक्ष से शुरू करते हैं, फिर हम लोग
पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे। क्यों बोला जा रहा है कि इट्स अ इविल, ये बुराई है, ये बुराई क्यों है? क्योंकि बुराई क्यों है? क्योंकि संसद की विधायी प्रक्रिया या राज्य की विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन कर देता है। ये क्या करता है? इट वॉयलेट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये विधायिका को विधि बनाने की शक्ति से वंचित कर देता है। दूसरा आप देखिएगा, जब आपके कोई बिल बनाया जाता है पार्लियामेंट में तो क्या होता है? विधेयक जब आपके संसद में बनाया जाता है या राज्य विधायिका में तो क्या होता है? चर्चा होती है। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों आपके भागीदारी करते हैं। कांग्रेस क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट को और बीजेपी डिफेंड करेगा। अगर कांग्रेस पावर में है तो बीजेपी क्रिटिसाइज करेगा, कांग्रेस डिफेंड करेगा। जो भी पक्ष विपक्ष में है वो एक दूसरे को आलोचना करते हैं और एक दूसरे से बताते हैं गलतियां क्या हैं। जब वो गलतियां बताते हैं तो गवर्नमेंट मजबूर होती है उसको सुधार करने के लिए। तो व्हेन देयर इज डिबेट एंड डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, संसद में जब बहस होता है, संसद में जब किसी चीज के बारे में विचार विमर्श होता है तो अच्छी अच्छी बातें निकल के सामने आती हैं। विधेयक की जो त्रुटि होती है वो खत्म हो जाती है। शॉर्ट कमिंग्स इन द बिल आर टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि अपोजिशन क्या करता है? अपोजिशन को रोल प्ले मिलता है, यहाँ पे विपक्ष को भागीदारी करने का मौका मिलता है। पार्टिसिपेशन ऑफ अपोजिशन इज इंश्योर्ड व्हेन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। जब आपके अध्यादेश जारी होगा तो विपक्ष की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। बिल में यह सुनिश्चित हो जाती है, पार्टिसिपेशन ऑफ अपोजिशन इज इंश्योर्ड। और विपक्ष क्या करता है? जब भागीदारी सुनिश्चित होती है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, सकारात्मक आलोचना करता है। लेकिन जब अध्यादेश जारी होता है तो इन सब चीजों की संभावनाएं नहीं रह पाती हैं। फिर जब बिल संसद में प्रस्तुत होता है तो बहस होने के दौरान लोगों को भी पता चलता है, कहीं ना कहीं वो आपके भारत के लोगों को भी जानकारी देता है एक तरह से कि क्या विधेयक के अंदर कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करता है जब विधेयक आपका डिस्कशन होता है। लेकिन अध्यादेश के चलते कई बार पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं हो पाता, लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं कि क्या अध्यादेश के अंदर है। भाई अध्यादेश संसद में तो बहस हुआ नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि अध्यादेश में क्या बातें हैं? तो पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं हो पाता अध्यादेश से। कई बार ये माना जाता है कि ये अपने आप में ही फेट एकम्पली है। फेट एकम्पली का मतलब ये अपने आप में पूर्ण होके आया है और सरकार बस आपको प्रबंध बता रही है कि देखो भाई ऐसा करना है। तो इसमें जो संसद की शक्तियां हैं उनको बहुत कमतर करने का प्रयास किया जाता है, उनको बाईपास करने का प्रयास किया जाता है। अपने आप में ये पूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे सारा काम करके कार्यपालिका संसद के सम्मुख आपके पहुँचता है कि देखो हमने तो ये अध्यादेश पारित किया था। तो इसमें पहले ही सारा काम हो जाता है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो ये कमियां हैं आपके अध्यादेश में। अध्यादेश में कमियां क्या है? संसदीय व्यवस्था को उल्लंघन करता है। दूसरा, ये लोगों विपक्ष की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता। तीसरा, लोगों में जानकारी की उपलब्धि नहीं करवाता है, अवेयरनेस नहीं करवाता, जनहित को जागरूक नहीं बनाता है। चौथा, अपने आप में पूर्ण होता है ये, क्योंकि ये सरकार अपने सारे कार्यों को करके फिर संसद में इसको प्रस्तुत करवाती है। और ये इसका भी उल्लंघन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्तियों के पृथकीकरण का भी उल्लंघन करता है, जहां पे ये बात बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव का काम केवल नियम को लागू करने का है, लेजिस्लेचर का काम नियम को बनाना है, न्यायपालिका का काम देखना है कि संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब राष्ट्रपति अध्यादेश का उपयोग करना शुरू करते हैं तो ये शक्तियों के पृथकीकरण का भी उल्लंघन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का भी उल्लंघन कर देता है। अब हम कहेंगे कि क्यों ये पूर्ण रूप से बुराई नहीं हो सकती। हमने देख लिया कि बुराई है, लेकिन अब हम बताएंगे कि देखिए इसके बावजूद अध्यादेश में बहुत ज्यादा कमियां नहीं और बहुत बड़ी बुराई नहीं बन सकती है, क्योंकि इसमें समय की सीमा बताई गई है, टाइम का लिमिट बताया गया। टाइम लिमिट क्या है? अधिकतम समय लेके कितना वैलिड हो सकता है? 6 मंथ्स
एंड 6 वीक्स। उसमें भी अगर संसद का आह्वान हो चुका है तो अधिकतम 6 हफ्ते के लिए ही हो सकता है। 6 महीने 6 हफ्ते तो वो समय है जब दो सदनों के बीच की दूरी कितनी हो जाए, 6 महीने। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ पे तो 3 सत्र होते हैं, एक समर सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। इसलिए हमारे यहाँ सत्रों की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 2 से 3 महीने। 6 महीने होने की तो संभावना ही नहीं है। लेकिन एक काल्पनिक बात माना गया कि अधिकतम समय 6 महीने, मान लीजिए किसी आपातकालीन समय में हो गया तो अभी टाइम लिमिट हमने बताया है। दूसरा, हमने संशोधन की भी लिमिट बताई है, लिमिट टू अमेंड भी बताया है। और वो क्या संशोधन की सीमा बताई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ये मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकता। हमने इसकी भी सीमा बता दी कि भाई तुम ये भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी बात आपका है। फिर इसमें ये भी आपका है कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे इसको वापस ले सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है इस अध्यादेश में तो राष्ट्रपति इसको पुनः आपके वापस ले सकते हैं। यह भी बात आपको देखने को मिलेगा। तीसरा लिमिटेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन यह है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिसमें 2 लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश को गलत मंशे से जारी किया है तो भी इसका क्या हो सकता है, इसका एक तरह से क्या हो सकता है, रिव्यू। दूसरा इसमें यह भी देखने को मिलेगा मॉडिफाइड इंटेंशन अगर किया है। दूसरा ये भी देखने को मिलेगा कि अगर यहां पे बार बार पुनरावृत्ति की जा रही है, अध्यादेश को पारित किया जा रहा है, बार बार इसको पारित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, नल एंड वॉइड किया है कि आप बार बार इसको पारित करिएगा बिना संसद के पारित करवाए, तो ये गलत बात आपका है। तो डीसी वाधवा केस 1987 का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके इसका दिशा निर्देश दिया है। ठीक है, तो आप ये सब लिमिटेशंस बता सकते हैं। समय का सीमा है, संविधान के संशोधन करने की सीमा है, फिर न्यायालय की सीमा है। बस इसमें आप कंक्लूजन में क्या लिखिएगा कि ऑर्डिनेंस इज नेसेसरी टू सॉल्व द एक्सीजेंसी सिचुएशन फेस्ड बाय द कंट्री। अध्यादेश आवश्यक है किसी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जब संसद सदन में नहीं हो और कोई महत्वपूर्ण राष्ट्र हित में निर्णय लेना हो, उस समय अध्यादेश का जारी करवाना आवश्यक हो जाता है। तो ये बात आप कह सकते हैं, इतना बात बता के आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। कल अब छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं तो उनको कल कंप्लीट करते हैं। देखिए, अध्यादेश जारी करने से पहले उसकी अवधि 6 महीने नहीं होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है अगर संसद इसको पारित नहीं करता है। अगर पारित कर देता है तो ये अधिनियम का स्वरूप ले लेता है, तब तो अध्यादेश बना ही नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यह बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया, ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस आपका इशू किया गया 20 अगस्त 2026 को आपका जारी किया गया। अब आपके जो संसद का सत्र खत्म हुआ है वो 19 अगस्त 2026 को खत्म हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि जो संसद का बैठक होना चाहिए उन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 महीने। मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो 19 फेब को 19 फेब 2027 को हर हाल में इसकी बैठक हो जानी चाहिए। संविधान में ये लिखा हुआ है। उसके पहले ही हम बैठक कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 सत्र होते हैं। एक होता है समर सेशन, एक होता है
मानसून सेशन एक होता है विंटर सेशन। समर सेशन जनरली जनवरी में शुरू होता है, मार्च तक चलता है। मानसून सेशन आपके जुलाई में चलता है, अगस्त तक चलता है, ठीक है। विंटर सेशन नवंबर में चलता है और दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर, तो उसके पहले ही हम मिल लेंगे। लेकिन कोई आपातकालीन समय आ गया, जैसे कोविड आया था तो उस समय सत्र आपका नहीं चल रहा था, एक बार प्रयास भी किया गया तो 2-3 सांसद आए, सबको संक्रमित करके निकल लिए, तो फिर एकदम ही बंद हो गया। तो उसमें आप देखिएगा कि अधिकतम समय कितना हो सकता है, 2 सदनों के बैठक के बीच की दूरी 6 महीने। हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, होता नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन काल्पनिक हम क्यों कहें, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3 सत्र होते हैं और सत्र 1-2 दिन के होते नहीं, 1-1 महीने से कम से कोई सत्र नहीं, 1-1 महीने लग जाते हैं सत्र को होने में। तो यहाँ 19 फरवरी तक कितना समय हो गया, 6 महीने। अब मान लीजिए सदन 19 फरवरी को मिला और 19 फरवरी को जब मिला लोकसभा राज्यसभा, तो इसने कोई कार्रवाई नहीं किया, ऑर्डिनेंस को लेके इसने नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया, या 6 वीक्स तक कोई एक्शन नहीं लिया, 6 हफ्ते तक, या उसके पहले उसको पास कर देगा तो क्या बन जाएगा, अध्यादेश रहेगा नहीं, अधिनियम ही बन जाएगा, खारिज कर देगा तो भी समाप्त। मान लीजिए 6 हफ्ते तक कोई एक्शन नहीं, तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो गई, यहां से मिलेगा 6 महीने और यहां से मिलेगा 6 हफ्ते, 6 महीने और 6 हफ्ते हो जाएगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। और कोई पॉइंट? चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से।